इतिहास में पता है कुछ लड़ाइयां सिर्फ हार जीत तक सीमित नहीं रहती। नहीं, वो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सिंबल बन जाती हैं, सम्मान का, विद्रोह का। आज हम एक ऐसी ही लड़ाई की कहानी में उतरने वाले हैं, भीमा कोरेगांव की कहानी। तो सवाल यही है कि आखिर कोई लड़ाई सिर्फ एक लड़ाई क्यों नहीं होती? और इसका जवाब वो भीमा कोरेगांव की कहानी में ही छिपा है। ये सिर्फ तलवारों और तोपों की कहानी नहीं है। नहीं, ये सदियों से चले आ रहे अन्याय के खिलाफ खड़े होने की एक जबरदस्त दास्तां है। अब इस कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा सा टाइम में पीछे जाना होगा। 18वीं सदी के भारत में मराठा साम्राज्य का दौर था। हाँ, लेकिन असली पावर जो थी वो थी पेशवाओं के हाथ में, जो पुणे से राज करते थे। पेशवाओं के राज में समाज बहुत सख्ती से जातियों में बटा हुआ था। मतलब एक तरफ थे ब्राह्मण, जिनके हाथ में सारी की सारी पावर थी, और दूसरी तरफ था दलित समुदाय, जिन्हें महार भी कहा जाता था, और उन्हें हर रोज जबरदस्त अत्याचार का सामना करना पड़ता था। और देखिए, ये सिर्फ लोगों का आपसी भेदभाव नहीं था। नहीं, ये जो उत्पीड़न था ना, ये समाज के नियमों का हिस्सा बन चुका था, और इसी ने उन्हें एक बहुत ही अपमानजनक जिंदगी जीने पर मजबूर कर दिया था। आप सोचकर देखें कि उस समय के नियम कितने अमानवीय थे। दलितों को दिन के कुछ खास घंटों में गांव में घुसने तक की इजाजत नहीं थी। अगर उनकी परछाई भी किसी तथाकथित ऊंची जाति के इंसान पर पड़ जाए तो सजा मिलती थी। उन्हें अपने गले में एक हांडी और कमर पर झाड़ू बांधकर चलना होता था। क्यों? ताकि उनके थूक से जमीन अपवित्र न हो जाए, और उनके चलने से जो पैरों के निशान बने वो साथ ही साथ मिटते चले जाएं। अब ऐसे दमन भरे माहौल में एक नई शक्ति उभर रही थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और उनके आने से कुछ समुदायों के लिए सम्मान और मौके के नए दरवाजे खुले। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया? उन्होंने अपनी आर्मी के लिए महार समुदाय के लोगों को भर्ती करना शुरू कर दिया। अब सवाल है, क्यों? एक तो ये कि महार बहुत कुशल योद्धा थे, और दूसरा, वो पेशवाओं के इस दमन वाले राज से निकलने का कोई रास्ता ढूंढ रहे थे, और ब्रिटिश सेना ने उन्हें वो सब कुछ दिया जो उनके अपने समाज ने उनसे छीन लिया था: सम्मान, एक पक्की सैलरी और एक फौजी होने का घर। और यहीं से तीसरे एंग्लो मराठा वॉर के दौरान एक ऐसी लड़ाई की नींव पड़ी जो इतिहास बदलने वाली थी। तारीख थी 31 दिसंबर 1817। जगह पुणे के पास भीमा नदी का किनारा। दो सेनाएं आमने सामने। एक तरफ पेशवा बाजीराव द्वितीय की विशाल सेना, सोचिए लगभग 28,000 सैनिक, एक जबरदस्त ताकत। और उनका मकसद साफ था, पुणे की तरफ बढ़ रही ब्रिटिश टुकड़ी को हर हाल में रोकना। और उनके सामने कौन था? कैप्टन स्टॉन्टन की एक छोटी सी ब्रिटिश टुकड़ी। सैनिक कितने? सिर्फ 834, और इनमें से भी ज्यादातर महार सैनिक थे। 28,000 के सामने सिर्फ 834? ये फर्क चौंकाने वाला था। सच कहूं तो ये एक ऐसी लड़ाई थी जिसे जीतना लगभग नामुमकिन लग रहा था। पेशवा की उस विशाल सेना ने इस छोटी सी टुकड़ी को चारों तरफ से घेर लिया, लेकिन महार सैनिकों ने हार नहीं मानी। उन्होंने करीब 12 घंटे, जी हां, 12 घंटों तक कमाल का साहस और अनुशासन दिखाया। पेशवा की सेना एक के बाद एक हमले करती रही, लेकिन ये टुकड़ी अपनी जगह पर चट्टान की तरह डटी रही, एक इंच भी पीछे नहीं हटी। तो फिर इस लड़ाई का नतीजा क्या निकला? इसका जवाब इतना सीधा नहीं है। यहां हमें एक टेक्निकल जीत और एक सिंबॉलिक जीत के बीच का फर्क समझना होगा, और ये बहुत जरूरी है। देखिए, कागज पर देखें तो ये एक डिफेंसिव विक्ट्री थी। मतलब ब्रिटिश टुकड़ी ने अपनी जगह नहीं छोड़ी और आखिरकार पेशवा की सेना को पीछे हटना पड़ा। लेकिन इस लड़ाई का असली मतलब इससे कहीं ज्यादा गहरा था। ये एक प्रतीकात्मक, एक सिंबॉलिक जीत थी। सोचिए, सदियों के अपमान के बाद ये उन दलित सैनिकों के लिए अपने आत्मसम्मान, अपनी इज्जत को वापस जीतने की लड़ाई थी। और इसी वजह से ये इतिहास की सबसे बड़ी सामाजिक जीतों में से एक बन गई। इस लड़ाई की अहमियत को ब्रिटिश सरकार ने भी समझा, और उन्होंने उन सैनिकों की बहादुरी को सम्मान देने का फैसला किया। फिर 1822 में भीमा कोरेगांव में एक विजय स्तंभ यानी विक्ट्री पिलर बनवाया गया। और ख़ास बात यह है कि इस स्तंभ पर उन शहीद सैनिकों के नाम खुदे हुए हैं, जिनमें बहुत से नाम महार सैनिकों के थे। अब कहानी में 100 साल आगे चलते हैं। इस लड़ाई की याद को एक बिल्कुल नई दिशा मिली,
और ये तब हुआ जब भारतीय इतिहास के एक महानायक ने इसे दलित चेतना का एक सेंट्रल पॉइंट बना दिया। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। उन्होंने इस लड़ाई को दलित समाज के स्वाभिमान और उनकी बहादुरी से जोड़ा। 1 जनवरी 1927 को वो खुद भीमा कोरेगांव गए और उस विजय स्तंभ को नमन किया। उनके बस इस एक कदम ने भीमा कोरेगांव को दलित आंदोलन का एक ऐसा प्रतीक बना दिया जो आज भी जिंदा है। तो आज के समय में भीमा कोरेगांव का क्या महत्व है? ये सिर्फ इतिहास का एक पन्ना नहीं है। नहीं, ये एक जीती जागती परंपरा है। हर साल 1 जनवरी को लाखों लोग, खास तौर पर दलित समुदाय से, भीमा कोरेगांव में जमा होते हैं। वो इस दिन को शौर्य दिवस के तौर पर मनाते हैं। ये दिन होता है अपने पूर्वजों की बहादुरी को, उनके आत्मसम्मान के लिए किए गए संघर्ष को याद करने का। हाँ, ये बात भी ध्यान में रखनी जरूरी है कि पिछले कुछ सालों में ये आयोजन राजनीतिक बहस और टकराव का एक केंद्र भी बना है। इस घटना का मतलब क्या है, इसकी व्याख्या को लेकर अलग अलग नजरिए हैं और इस वजह से कभी-कभी यहाँ तनाव भी देखने को मिला है। लेकिन इन सभी बहसों और विवादों से अलग हटकर अगर देखें तो भीमा कोरेगांव का जो मूल संदेश है वो आज भी उतना ही पावरफुल है। ये कहानी हमें सिखाती है कि असली ताकत सिर्फ गिनती में नहीं होती, बल्कि हिम्मत और संकल्प में होती है। यह हमें याद दिलाती है कि सम्मान किसी की जागीर नहीं है और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना हमेशा हमेशा जरूरी रहेगा। तो चलिए अपने पहले सवाल पर वापस आते हैं। आखिर एक ही ऐतिहासिक घटना के इतने सारे मतलब क्यों होते हैं? शायद इसलिए क्योंकि इतिहास सिर्फ वो नहीं है जो हुआ था, बल्कि इतिहास वो है जिसे हम याद रखते हैं, और सबसे जरूरी, कैसे याद रखते हैं। भीमा कोरेगांव की कहानी हमें इसी बात पर सोचने के लिए मजबूर करती है।